शो। एकता नेहा, दीपक, संजय, कृतिका। ओके नेहा, थैंक यू। नूर, सुशील, अनीता, हेलो हर्षित, संजय। पीवाईक्यू में लगभग डाउट्स स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, आपका पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अकबर की गुजरात विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, दाग प्रथा की शुरुआत, इलाही युग का आरंभ। हेलो विदुषी, पूजा। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको डेट याद करना जरूरी है। अकबर की गुजरात विजय का टाइम क्या है? कल मैंने बताया था। दाग प्रथा की शुरुआत कब हुई? हल्दी घाटी का युद्ध, इलाही युग का आरंभ। इलाही युग का आरंभ यानी इलाही कैलेंडर का आरंभ। हेलो क्वेश्चन, राय सिंह पंच हजारी किस राजवंश से संबंधित थे? राठौर वंश बीकानेर, राठौर वंश जोधपुर, राठौर वंश किशनगढ़, राठौर वंश रतलाम। राठौर वंश बीकानेर से संबंधित है राय सिंह पंच हजारी। इनका टाइम पीरियड है 1571 से लेकर के 1611। मुगल बादशाह अकबर ने इनको मुगल सेना में लिया था सेवा में। जहांगीर और मुगल बादशाह अकबर के घनिष्ठ थे। इनके पिता का नाम था राय कल्याणमल। कौन सा युग्म सुमेलित है? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर बनाम इब्राहिम लोदी, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर बनाम राणा उदय सिंह, धर्मत का युद्ध औरंगजेब बनाम दारा, शामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब बनाम शुजा।
पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है 5 नवंबर 1556 को। किसके किसके बीच में? अकबर और आदिल शाह के बीच में। अकबर की तरफ से बैरम खां और आदिल शाह की तरफ से हेमू ने पार्टिसिपेट किया। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ है 1576 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी। और सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और शुजा के विरुद्ध नहीं हुआ, औरंगजेब और दारा के बीच हुआ। 29 मई 1658 में। ये कुछ कुछ युद्ध हैं जिनके बारे में आपको याद होना चाहिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। खासा शरीफा, शहबंदी, तलब और जकात। विशेष अवसरों के लिए नियुक्त सैनिक, बादशाह का अपना प्रतिष्ठान, मार्ग शुल्क, मनसबदार की वेतनमान। खासा शरीफा ये मुगल बादशाह का अपना प्रतिष्ठान होता था। शहबंदी ऐसे सैनिक होते थे जो पैदल सेना के अंग होते थे मुगल काल में, और ये बेरोजगार लोगों से लिए जाते थे। इनका काम लड़ाई करना नहीं होता था, ये मुख्यतः टैक्स वसूलने के काम में आते थे। इन्हें कहते हैं शहबंदी। तलब का अर्थ होता है डिमांड ऑफ द सैलरी, मनसबदार की वेतन मांग। और जकात, 3 चीजों के लिए जकात शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक तो मुसलमानों का संपत्ति कर, दूसरा आयात निर्यात कर, आयात निर्यात कर को ही कहते थे मार्ग शुल्क, कस्टम ड्यूटी। तो अलग अलग कालखंडों में इन तीनों के लिए अलग अलग शब्द नहीं है, जकात का ही प्रयोग किया जाता है। शहर दूर से आकर्षक लगते हैं, परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गली और भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। मुगलकालीन भारत के शहरों के बारे में इस टिप्पणी किसने किया? इस टिप्पणी को मॉन्सेराट, सर थॉमस रो, पीटर मंडी, ट्रेवेर्नियर। फादर मॉन्सेराट एक जेसुइट पादरी थे।
और फादर एक्वा विवाह के साथ 1578 ईस्वी में अकबर के दरबार में आए और इन्होंने अपना यात्रा विवरण लिखा है। उसमें इन्होंने 1580 से लेकर के 82 तक अकबर का इतिहास सिर्फ 2 साल का लिखा है, उनके दरबार का विवरण दिया है। अकबर ने इनको शहजादा मुराद का टीचर बनाया था। मोन्सेराट ने कुछ शहरों के बारे में विशेष रूप से लिखा है, जैसे सूरत, मांडू, नरवर, तालियर, दिल्ली, सोनीपत, सरहिंद, लाहौर। तो इन सभी शहरों के बारे में कहता है कि ये दूर से आकर्षक लगते हैं, लेकिन इतनी भीड़ है इन शहरों में कि जैसे ही अंदर हम जानते हैं तो गलियों में खो जाते हैं, संकीर्ण गलियों में। जेसुइट मिशनरी ईसाई को कहते हैं। ईसाई धर्म के प्रचार को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी, सोसाइटी ऑफ जीसस। इस संस्था के जो पादरी मेंबर होते हैं उन्हें कहते हैं जेसुइट। भारत में पहली बार गोवा में ये जेसुइट पादरी पुर्तगाली बस्ती में आए 1542 ईस्वी में, अकबर से मिलने गए थे। इनमें ये दोनों थे, एक्वा विवा और मोन्सेराट। तो इन्होंने भारत में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी की, ईसाई शिक्षा संस्थाएं। कई दल पहुंचा था जेसुइट पादरियों का। पहला तो पहुंचा था 1580 में, जिसकी ये बात हुई। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले। दूसरा दल पहुंचा 1590 में, तीसरा दल पहुंचा 1595 में। और ये अकबर को कन्विंस करने लगते थे कि किस तरह से ईसाई धर्म महान है और सबको अपना लेना चाहिए ईसाई धर्म। इनको ये भी प्रतीत होने लगा था कि अकबर ईसाई बन सकता है। लेकिन फाइनली अकबर ने बपतिस्मा नहीं लिया, ईसाई नहीं बना। तो इन्होंने जो भी अपना यहाँ पे अकबर के दिमाग में अपनी छवि बैठाने की कोशिश की थी, उसके आधार पे व्यापारिक सुविधाएं लेने की कोशिश की। लेकिन अकबर भी एक प्रकार का घाघ था। उसने जेसुइट पादरियों की सही सुनी तो सारी बातें हैं, लेकिन कोई सुविधा इत्यादि कुछ नहीं दिया। जोधा को मिला के 5 पत्नियां थी, जोधा के अलावा 4। अब ये मत पूछना कौन कौन, इतना नॉलेज दूसरे की पत्नियों के बारे में नहीं रखते। निम्नलिखित में से किसने मालवा पर मुगल आक्रमण को याद कर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक एवं कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, आरिफ नामधारी, अबुल फजल। निजामुद्दीन अहमद अकबर का सरकारी दरबारी इतिहासकार था और उसने किताब लिखी है तबकात ए अकबरी। इसकी मृत्यु के बारे में पता है कि 1594 में इसकी मृत्यु हुई थी। अकबर का संरक्षित इतिहासकार था और अपनी किताब तबकात अकबरी का एक भाग पूरी तरह से हिंदुस्तान के क्षेत्रीय और प्रांतीय राज्यों के विवरण के प्रति समर्पित किया है। बहुत से हमलों में निजामुद्दीन अकबर के साथ भी रहा है, इसीलिए वो मालवा में अकबर के इस अभियान को जस्टिफाइड सिद्ध करने के लिए बाज बहादुर को अनैतिक और कुत्सित कहता है।
निजामुद्दीन अहमद ने गुजरात के बख्शी पद पर काम किया था। मालवा और अजमेर में भी ये ऊंचे पदों पर नियुक्त था। ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, इसको याद करने का कोई विशेष ट्रिक नहीं है। विदेशी यात्री और शासक, किसके शासन में कौन सा विदेशी यात्री आया? अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता, श्री अल रईस, विलियम पिंच। अब्दुल रज़ाक किस देश का यात्री था? फारस। खुरासान के सुल्तान शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के यहाँ आया था। और विजयनगर के बारे में लिखता है कि विजयनगर जैसा शहर इस दुनिया में न किसी ने देखा न किसी ने सुना। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को। किस सन में भारत आया? 1333। कितने साल ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा? 14 वर्ष। और इसकी कौन सी किताब है? रेहला। रेहला किस भाषा में लिखी गई? अरबी। इसके बाद विलियम फिंच आए। विलियम फिंच कहाँ से आए थे? विलियम फिंच ने किस शहर को पूरब का सबसे बड़ा नगर बताया था? लाहौर। फिंच ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने सलीम और अनारकली दोनों की दंत कथा का उल्लेख किया। सिद्दी अली रईस किसके काल में आए? किस देश के थे? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर। खगोल विज्ञान पर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और ट्रेवलॉग भी इन्होंने बहुत सारा लिखा है, सिद्दी अली रईस ने।
मिरात उल ममालिक। इसका मतलब होता है द मिरर ऑफ कंट्रीज। भारत से जब दुनिया के लिए चले ये तो इसका रचना इन्होंने किया था, रास्ते का डिस्क्रिप्शन। एक और किताब इन्होंने लिखी है, मिरात कायनात। मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त किया। अकबर ने 1575 में जजिया को फिर से लागू किया। अकबर ने 1578 से 80 में जजिया को फिर से समाप्त किया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया को फिर से लागू किया। ऊपर दिए गए वक्तव्यों में से कौन से सही हैं? ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। हाँ, डाउट क्लियरिंग सेशन है। जिसको भी डाउट हो रेज हैंड करो, पूछो। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब से क्लास शुरू हुआ। रेज योर हैंड एंड आस्क। हेलो। हाँ, एक था। हाँ सर, प्रणाम। ये मुझे कुछ पूछना था हुमायूं के मकबरे से संबंधित। हाँ। क्या सर हाजी बेगम और हमीदा बानो बेगम दोनों एक ही महिला का नाम है? नहीं। तो सर आपने पीडीएफ में हमीदा बानो बेगम है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण इन्होंने करवाया, ऐसा लिखा है, और आपने लेक्चर में हाजी बेगम बोला था। तो मुझे लगा शायद ये दोनों एक ही महिला का नाम है, इसके लिए आपने ऐसा बोला होगा। तो किसने करवाया था हुमायूं के मकबरे दोनों का का निर्माण? योगदान है उसका निर्माण कराने में। एक ने शुरुआत कराई थी और दूसरे ने इसको कंप्लीट करवाया। जी सर, ये पूछना था कि किसका कंट्रीब्यूशन था हुमायूं के मकबरे में, किसने बनवाया था, बस यही सर पूछना था। थैंक यू। और भी डिटेल में मैं बता देता हूँ। हाजी बेगम और हमीदा बानो बेगम के बारे में इतिहासकारों में एक राय नहीं है। इन दोनों को अलग अलग कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग बड़ा रिसर्च करके लेके आए हैं तो कहते हैं कि दोनों एक ही थे। हाजी बेगम का एक और नाम मिलता है, बेगा बेगम। जी आपने बताया था। हाँ, तो ये हज पे यात्रा भी चली गई थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया हाजी बेगम। तो इन्होंने हुमायूं की डेथ के बाद एक ही काम बना दिया कि स्मारकों को फिर से निर्मित करना, और हुमायूं के मकबरे को इन्होंने शुरू तो करवा दिया, लेकिन करवाने के बाद इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये खुरासान की थी, हुमायूं के मामा थे, यादगार थे, उनकी बेटी। जी सर, थैंक यू और सर, बस यही पूछना था। हाँ, ठीक है, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। और इनकी दूसरी शादी हुई थी हुमायूं से। पहले अपने चचेरे भाई से इन्होंने शादी की, उसके बाद फिर बाद में हुमायूं से की। और इनकी शादी तब हुई जब हुमायूं फिर से हिंदुस्तान पर द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना कर चुका था, दूसरे कार्यकाल के दौरान। हुमायूं के पहले बच्चे और बेटे शहजादा अल अमन मिर्जा को इसने जन्म दिया था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, उसकी भी मौत हो गई। हुमायूं जब सिंहासन पर बैठा
तो बेगा बेगम या हाजी बेगम जब पटरानी बनी थी इसकी उम्र 19 साल थी। इसकी एक और बेटी भी थी जिसका नाम था अकीका सुल्तान बेगम। आपको पता होगा चौसा की लड़ाई में जब बंगाल से हुमायूं लौट रहा था तो शेरशाह सूरी से उसका युद्ध हुआ था। इसमें बेगा बेगम को कैद कर लिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। इस तरह से बेगा बेगम या हाजी बेगम एकमात्र मुगल साम्राज्ञी थी जिसे किसी दुश्मन ने कभी पूरे मुगल इतिहास में बंदी बनाया था। ये जो कथा मिलती है कि बड़े सम्मान से शेरशाह सूरी ने मुगल स्त्रियों को वापस लौटा दिया, इसी के टाइम इसी की बात है। इसके लिए तास्किरात उल उमरत नाम की एक किताब है, उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये कुछ कुछ बेगा बेगम के बारे में। हमीदा बानो बेगम का जिक्र इसलिए बहुत ज्यादा आता है क्योंकि अकबर की माँ है। हुमायूं की पत्नी के रूप में हमीदा बानो बेगम का इतना जिक्र नहीं आता। और अकबर के टाइम में इसकी बहुत ख्याति थी मरियम उज जमानी के रूप में, इसलिए हमीदा बानो बेगम बहुत पॉपुलर है। लेकिन बेगा बेगम पॉपुलर है हुमायूं के मकबरे के निर्माण को लेकर। समझ गए? निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट में से सही उत्तर चुनिए। मेरे पास मेरी बेटी थी, इसके लिए क्या मतलब? अकबर द्वारा उड़ीसा की विजय दाग प्रथा की शुरुआत, 12 सूबों का सृजन, जात और सवार पद की शुरुआत। उड़ीसा को कब विजिट किया गया? 1590 में। उड़ीसा में लोहानी जाति का एक शासक था निशार खां। 1590 में राजा मान सिंह ने उड़ीसा को जीत लिया और 1592 में उड़ीसा में विद्रोह हो गया। फिर मान सिंह को भेजा गया दूसरी बार युद्ध करने के लिए और मान सिंह ने उड़ीसा को जीता। इसको बंगाल सूबे का एक सरकार बना। मान सिंह ने एक बार में नहीं 2 बार में उड़ीसा की चढ़ाई की और 2 बार में पूरी तरह से इसको जीता जा सका। अकबर ने जात व्यवस्था की शुरुआत कब की? पहले तो दाग प्रथा की शुरुआत कब हुई? दाग और चेहरा। 1579 में। 12 शोबों का सृजन कब हुआ? 1580 में। बाद में 3 सूबे और मिल गए दक्षिण भारत के, बरार खानदेश और अहमदनगर। द्वैध पदों की शुरुआत कब हुई? द्वैध पद यानी जात और सवार। 1577 में। सॉरी 1577 में तो इन्होंने जात की शुरुआत की और 1596 में इन्होंने जात और सवार दोनों को शुरू। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे मुगल कल्चर,
अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने अपने स्रोत का उल्लेख नहीं किया है, उसने कुछ अपरिपक्व टिप्पणियां की हैं, उसने सामान्यीकरण नहीं किया है, वह कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा। अपरिपक्व टिप्पणियां नहीं की हैं। अपरिपक्व टिप्पणियां कहाँ की? और आईने अकबरी में वो पंथ निरपेक्षता की बात करता है। उड़ीसा में 2 बार विजय किया गया, मैंने बताया ना। 1990 में मान सिंह ने अटैक किया, पूरी तरह विजित किया उसने उड़ीसा को 1992 में। वही तो मैंने बताया। ये समझ में आ गया? अकबर के शासनकाल के 46 वर्षों का विस्तृत इतिहास है ये आईने अकबरी, और इसके 5 भाग हैं। पहले भाग में राजकोष का वर्णन है, दूसरे भाग में रत्नागार, तीसरे भाग में शस्त्रागार, चौथे भाग में दीन इलाही के नियमों का उल्लेख है, पांचवें भाग में राजकीय कर्मचारी सेना का भाग वेतन प्रणाली, उनका उल्लेख। तीन ये चैप्टर्स के भाग में बता रहा हूँ, वैसे तो 3 है, आईने अकबरी के 3 ही भाग हैं। अंतिम भाग को कहते हैं आईने अकबरी, और पहले 2 भाग को कहते हैं अकबरनामा। लेकिन ये थीम की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन कहता है कि मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था? निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी। निजामुद्दीन अहमद का जन्म हुआ था 1551 ईस्वी में, और ये सेनापति भी था। लाहौर और गुजरात के अभियान पे इसको भेजा गया था। सेनापति को मुगल साम्राज्य में बख्शी है। इसके ग्रंथ का क्या नाम है?
तबकात ए अकबरी, इसमें मुगल हरम के बारे में जानकारी दी हुई। अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना का क्या नाम है? बादशाहनामा। गुलबदन बेगम की रचना का क्या नाम है? हुमायूंनामा। अबुल फजल की? अकबरनामा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? मैंने भी बताया। सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष, शाही टकसाल का प्रभारी, खजाने का प्रभारी मंत्री, प्रमुख वेतनाधिकारी। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि मीर बख्शी सेनापति होता था या सेनाध्यक्ष होता था। मीर बख्शी सेनाध्यक्ष या सेनापति नहीं होता था। सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सेनापति एक अलग चीज है जो सेना का नेतृत्व करता है। सेनापति का मतलब सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होता। लेकिन मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। अब इसका काम सेना का नेतृत्व करना नहीं है। सेना का नेतृत्व तो सुल्तान करता है। इसका काम क्या है? सबसे बड़ा काम है सेना को वेतन देना, सेना की भर्ती, उनका हुलिया रखना, उनके लिए रसद का प्रबंध करना, सेना में अनुशासन रखना, हथियार का प्रबंध करना, हाथी घोड़ा का प्रबंध करना, ये सब इसका काम था। इसलिए डी है। प्रमुख वेतनाधिकारी यही है। और वेतन का जो सबसे बड़ा वर्कलोड लोड था वो सेना के प्रति था। सेना कोई लाखों में सेनाएं होती थी और कोई विभाग में कर्मचारी लाखों में नहीं होते थे, सैनिक लाखों में होते थे। और वेतन देना एक बड़ा टास्क था, हिलेरियस टास्क। तो मीर बख्शी, ये जो बख्शी शब्द है ये भी बख्शना से, बख्शना है ना, देना, कुछ बख्श दो। मीर का मतलब अमीर से बना है, मीर साहब, अमीर साहब। मीर बख्शी का मतलब है जो देने वाला। मुगल सेना का जो प्रमुख सेनाध्यक्ष था ये बादशाहों के पास सेनापतित्व होता था। और बादशाह बार बार अलग अलग मनसबदारों को सेनापति बना करके भेजते थे। जैसे आप अकबर के टाइम में सुनोगे कभी मान सिंह जा रहा है, कभी अब्दुल रहीम खान थाना जा रहा है, कभी टोडरमल जा रहा है, कभी बीरबल जा रहा है। कोई फिक्स बंदा नहीं है वहां पे। एक सेनापति है सारे युद्धों में, कभी आदम खां पहुंच जा रहा है। और बार बार अकबर ही जा रहा है, फाइनली अकबर जाता था। और कभी कभी तीन तीन लोग एक अभियान पे, जैसे दक्षिण भारत के अभियान पे असीतगढ़ पे हमने देखा कि दो तरफ से आक्रमण किया गया। आरिज़ ममालिक भी सेनाध्यक्ष और मीर बख्शी इन दोनों का मिला जुला स्वरूप था।
लेकिन ये सल्तनत में था, मुगलों में नहीं था। तुर्की व्यवस्था है, हारिज ममालिक। और ऐसा नहीं है, मीर बख्शी भी सेनापति के रूप में काम कर सकता था, वो जा सकता था और भेजा भी जाता था। लेकिन मीर बख्शी जो पद था, उसका दायित्व सेना की देखभाल करना, मैनेजमेंट करना ये था। नो, मनसब इज नॉट नो पर्टिकुलर नेम। मनसब इज अ रैंक। ये रैंक लोअर भी हो सकती थी मनसबदार की, और हायर भी हो सकती थी। दीवाने आला होता है जो सबसे ऊंचा पद है सुल्तान के जस्ट बाद। और सुल्तान के जस्ट बाद किसका पद होता था? यानी चीफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते थे? वजीर। वजीर को कहते थे दीवाने आला। आला का मतलब सुप्रीम। सेना का मुख्य नियंत्रण तो बादशाह के ही हाथ में। नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बने। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो तो क्वेश्चन आने के बाद ही पता चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? विधवा विवाह को वैधता देना, विवाह का पंजीकरण, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, खतना करने की आयु सीमा को 12 वर्ष करना। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध अकबर ने नहीं लगाया था। दास प्रथा को समाप्त किया, बहुविवाह को प्रतिबंधित किया, हालांकि अपने बहुविवाह करता था, दूसरों को नहीं करने देता। विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, खतना की उम्र 12 साल तक कर दी, राजपूतों में कन्याओं की हत्या कर दी जाती थी, इस पर रोक लगाया। और हिंदू विधवाओं को एक प्रथा थी कि जबरदस्ती उनको सती कर दिया जाता था, जला के मार डाला जाता था। तो हिंदू विधवाओं को जबरदस्ती सती करने पर रोका जाएगा। बड़ी क्रूएल प्रथा थी। लेकिन सती दो प्रकार के होते थे, तो जबरदस्ती सती, दूसरा ऐसे सती जो स्वेच्छा से सती होना चाहते हैं। तो जो स्वेच्छा से सती होना चाहते हैं उनको इसने अलाउ। लेकिन पहले बादशाह की परमिशन लेनी होती थी, फिर आप सती हो सकते। हर एक धर्म में दीक्षा की एक परंपरा होती है, उस धर्म में इनिशिएट होने के लिए एक परंपरा होती है। ऐसे ही मुसलमानों के इनिशिएशन की प्रथा को कहते हैं खतना। अलग अलग धर्मों में अलग अलग, जैसे क्रिश्चियनिटी में है बपतिस्मा, बैप्टाइज करना। हिंदुइज्म में है मुंडन संस्कार। ऐसे ही इस्लाम में है खतना। खतना एक परंपरा है जिसके बाद एक बच्चे को विधिवत इस्लाम में शामिल मान लिया जाता है। अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था। मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक था।
आप सभी लोग को पता ही होगा कि मुगल भारत में आए थे ट्रांस ऑक्शियाना से। ट्रांस ऑक्शियाना यहाँ पे मारवाउन नहर कहते हैं इसको, और यहीं पर था समरकंद। समरकंद, खीवा, बुखारा, ये इलाका इनका अपना था, जहाँ के मूल निवासी थे। लेकिन इनको शासन करना पड़ा इंडिया में, वहाँ से आए ही है ना। तो चूंकि डिस्टेंस बहुत था, ये हालांकि लड़ाकी जातियाँ थी, इसलिए संबंध विच्छेद हो गया, क्योंकि यहाँ से ट्रांजैक्शन कम हो गया, आवागमन कम हो गया। लेकिन इनको बहादुर कौम की जरूरत थी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। उज़्बेक नहीं आ पाते थे, उज़्बेकी सेना इनके टच में नहीं थी, तो इसकी आपूर्ति की राजपूतों ने। अकबर को ये आइडिया लग गया कि राजपूत हमारे लिए बड़े मुफीद साबित होंगे, और उसने राजपूतों को बुलाया, उनसे दोस्ती की। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि अकबर के जितने भी सेनापति हैं वो सारे राजपूत। भगवान दास, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, लक्ष्मण दास नाम था। हाँ, तानसेन। तानसेन शायद ब्राह्मण थे। तानसेन का पूरा नाम क्या था? तनु पांडे, तनु पांडे थे। पूरी बात तो सुनो, तुम पहले ही हाहाकारी मुद्रा में आ जाते। यह एक एस्पेक्ट है राजपूतों से संबंध स्थापित करने का, एक एस्पेक्ट। ऐसे मल्टीपल एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट था, लेकिन सिर्फ यही एस्पेक्ट नहीं है। एक और एस्पेक्ट है कि राजपूतों से लड़ना इसके लिए घातक होता, जिंदगी भर ये लड़ता राजपूतों से, लेकिन जीतता तो है नहीं। और इसकी सारी ऊर्जा केवल राजपूतों से लड़ाई में ही व्यय होती, बाकी साम्राज्य विस्तार नहीं करता। एक दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट है इनकी बीबी हरखा। हरखा भाई, हरखा भाई बात बात पे इनको बरखा कर देती थी। अकबर के दृष्टिकोण को इसने भी प्रभावित किया और राजपूतों से मैत्री की तरफ उन्मुख किया, ये भी एक कारण था। दूसरा, अकबर का जन्म और थोड़ा बहुत पालन पोषण भी राजपूतों के यहाँ ही हुआ था, 20 साल के अमरकोट की राजक का जन्म है। अकबर को जो दृष्टिकोण सूफियों का दृष्टिकोण मिला हुआ था, उसमें लिबरलिज्म उसका इंटीग्रल पार्ट था। लिबरलिज्म यानी धार्मिक कट्टरता को अपने शासन का अंग नहीं बनाना, इसको कहते हैं लिबरलिज्म, उदारवाद। ये उदारवाद भी एक कारण था कि वो राजपूतों से इन टच हुआ। ऐसे मल्टीपल रीजन थे। अब इसमें अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था, ये बात सही है। मुगलों से मध्य एशियाई संबंध विच्छेद हो जाने का अकबर को महत्वपूर्ण भारत में स्थापित करना आवश्यक था, ये भी बात सही है। लेकिन ये दोनों, ये सब कारण नहीं है। कारण है तो आंशिक कारण है, पूर्ण कारण नहीं है। तो आंशिक कारण को इसको पूर्ण कारण नहीं मान सकते, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। संतुष्ट हुए कि नहीं? अकबर के काल में मालाबार कालीन से भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में थी। दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य के भाग नहीं थे। इनमें से कौन सा कथन सही है?
हाँ, तो डाउट क्लियरिंग सेशन में क्वेश्चन पूछो कोई से। नो इशू। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा डाउट ये था सर, जैसे आपने अभी बताया काली मिर्च के बारे में, तो सर जितने भी राजा हुए या सुल्तान हुए, उन्होंने राजस्व का और इकोनॉमिकल कंडीशन का सबका, तो उन्होंने कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ भी ऐसे बुक्स हैं उनके ऑथर्स ने लिखा है। सर तो कोई ऐसा बुक है जिसमें सिर्फ खाद्यान्न जो उत्पाद होते थे उस टाइम में, और उसकी जो ट्रेड है और ट्रेड उसके बारे में अलग से कोई बुक है क्या सर ऐसा? हाँ, एक हिस्टोरियन है ओम प्रकाश, उनकी है मेरीटाइम ट्रेड इन मुगल इंडिया। तो ये सिर्फ उसके ट्रेड एंड कॉमर्स पे ही बेस्ड है। ये आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में है, हिंदी भी होगा, आई डोंट नो, बट ओम प्रकाश की किताब है। मैंने मास्टर्स के अपने टाइम में पढ़ा था। जी सर, बस ये पूछना था। थैंक यू सर। हाँ, देव मित्रा। Yes. Sir, can you hear me? Yes, yes. Sir, my question is a bit different, related to this topic only, but a bit different. A little louder. Keep your cell phone close. Sir, my question is a bit different, but related to this topic. Okay. Sir, my question is कि जो माइंडसेट है, जैसे अकबर का जो माइंडसेट है, हम कहते हैं सेकुलर पर्सन, बट जब हम इसको डीपली स्टडी करते हैं तो हमें ये मिलता है कि अकबर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा दूरदर्शी था, विजनरी, उसका विजन जो था वो बहुत दूर की सोच सकता था। वो वेरी दूरदर्शी काइंड ऑफ रूलर। वो जानता था कि हिंदुस्तान में रूल करना है तो सबको साथ लेके करना है, अगर वो रूल नहीं कर पाएगा, जो गलती उसके पूर्वजों ने की या जो गलती सल्तनत काल में हुई उससे उसने सीख ली। बट हम बहुत सारे इतिहासकार लाइक विंसन स्मिथ एंड ऑल दिस, कुछ मिथ ऐसे हैं, जैसे मिथ ये है कि योद्धा का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया था, लेकिन विंसन स्मिथ कहते हैं कि किया गया था, योद्धा का धर्म परिवर्तन किया गया था। और अकबर के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जहाँ पे वो इस्लामी उलेमाओं को वो प्रश्रय देता था, कट्टरवाद। तो ये जो माइंडसेट का इशू है कि ये माइंडसेट था, पॉलिटिकल दूरदर्शिता थी, या सिर्फ एक भ्रम था जो कि यहाँ पे राज करने के लिए बचाया गया था? सर कौन सा मिथ है और क्या सही है? ओके। पहली तो बात यह है कि व्यक्ति जो है ना वो अपने संस्कारों से ही ड्रिवन होता है, अपने संस्कारों से ही वो लीड होता है। तो अकबर के जो संस्कार थे, बहुत सारी चीजें, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मैन इज क्रॉस रोड, एंड बहुत सारे चीजें वहाँ पे, बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ वर्क करते हैं किसी एक डेफिनेट शेप तक पहुँचने के लिए, किसी पॉलिसी तक पहुँचने के लिए। अकबर के केस में जोधा को धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ा था। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस बिकॉज इन फतेहपुर सिकरी देयर इज टेम्पल, कृष्ण टेम्पल इन जोधा's पैलेस। Even in Agra fort there is also Krishna temple in Agra fort, और वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती थी। तो धर्म परिवर्तन तो अकबर ने कभी करवाया ही नहीं किसी का, अपनी बीवी का तो बिल्कुल नहीं करवाया, बाकी भी किसी का नहीं करवाया, ये तो क्लियर है। अकबर क्या था? अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और टुवर्ड्स ट्रुथ ही वाज ट्राइंग टू प्रोसीड, टुवर्ड्स ट्रुथ, सत्य की तरफ वो बढ़ना चाह रहा था, और उसके लिए उसने हर संभव प्रयास किया। क्रूएल भी था, पॉलिटिशियन भी था, डिप्लोमेटिक भी था। उसने कुछ ऐसे भी काम किए जो उसको सूट नहीं करते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ में किसानों का नरसंहार करवाया, 30,000 किसानों को काट दिया गया। एक ये भी एस्पेक्ट है उसके लाइफ का। एक दूसरा भी एस्पेक्ट है, तो ये जो ग्रे शेड है अकबर का ना, बट हमें लेसर इविल और ग्रेटर इविल में देखना है तो अकबर बस लेसर इविल, वो कम दुष्ट था, बाकी सब ज्यादा दुष्ट थे, ये हम कह सकते हैं। अब बहुत ही डीप एनालिसिस जब अकबर की करोगे तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में देना पड़ेगा, उसकी अपब्रिंगिंग, उसके माता पिता। हुमायूं का भी देखो, ज्योतिष की तरफ कितना इंक्लाइंड है। मैंने भी स्पेशल क्लास में आपको बताया था यूट्यूब में शायद, या स्पेशल क्लास में, कि किस तरह से उसने ज्योतिष के आधार पे अपना सब कुछ डिजाइन किया हुआ था। एंड ज्योतिष इज नथिंग टू डू विद इस्लाम, ज्योतिष इज प्योरली हिंदू मेथोडोलॉजी, प्योरली हिंदू, ज्योतिष में इस्लाम का कोई लेना देना ही नहीं। तो हुमायूं भी ज्योतिष से प्रभावित है, और ये मुगल धर्म को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, जब देखो तब शिया बन जाते थे, सुन्नी बन जाते थे। सूफीज्म को इसने प्रश्रय दिया, बुलंद दरवाजा जो बनवाया है वो मेन गेट है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का, सूफीज्म को प्रश्रय दे रहा है। कहीं भी इन्होंने मस्जिद वगैरह नहीं बनवाई है, मुगलों ने मस्जिद कहाँ बनवाई है? सुल्तानों ने बनवाई है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, तो वो मस्जिद, तो ये मस्जिद। इन्होंने या तो मकबरे बनवाए हैं, या तो मदरसे बनवाए हैं, या तो लाइब्रेरी बनवाई है, या तो किले बनवाए हैं। एक भी मुगल बादशाह का औरंगजेब के अलावा और जहानारा के अलावा छोड़ करके अब मस्जिद निर्माण का उल्लेख नहीं पाओगे। बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाया, बाबर का एक सेनापति था, उसने बनवाया। बाबर को पता भी नहीं था कि मेरे नाम पे मस्जिद बनवा रहा है, और सरकारें बनेंगी कल को किसी के आधार पे। हाँ, बाबरी मस्जिद बाबर मीर वकील ने बनवाया है। तो मुगलों का ये अप्रोच डिफरेंट है। मुगल वहाँ धर्म के चक्कर में बहुत बड़ी वो नहीं, सुल्तान भी धर्म के चक्कर में कोई नहीं थे। इंडिया में तो चार को हटा दो, औरंगजेब को हटा दो, सिकंदर लोदी को हटा दो, फिरोज शाह तुगलक को हटा दो। फिरोज शाह तुगलक भी अपॉर्चुनिस्ट था, और एक दुक्के को हटा दो, तो कोई धर्म के चक्कर में नहीं है। धर्म को यूज किया जा रहा है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। जहाँ पे धर्म उनके बेनिफिशियल है उनके लिए धर्म का डंका बजा रहे हैं, जहाँ बेनिफिशियल नहीं है धर्म का डंका छोड़ देते हैं।
तो अकबर का भी सिनेरियो ये है, बट ही वाज लेस ऑर्थोडॉक्स एंड ही वाज इंटेलिजेंट, यू नो, ही वाज इंटेलिजेंट। इसके डिसीजन में इंटेलिजेंसिया झलकती है। ये वेलफेयर स्टेट की तरफ इंक्लाइंड था, ये चाहता था। और इसके पीछे शेर शाह सूरी का एग्जाम्पल भी था। एक शेर शाह सूरी ने पैरामीटर फिक्स कर दिया था, तो अकबर को उसको भी फॉलो करना था। एक्चुअली इन मिडिवल एज ट्रू वेलफेयर स्टेट वाज ड्रिवन बाय शेर शाह सूरी। जामा मस्जिद इज नॉट द, यू नो, जामा मस्जिद पूरे इस्लामिक परंपरा में एक ऐसी, वो तो एक रिचुअल का पार्ट है, एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पे पूरा शहर नमाज अता करेगा ही करेगा। तो वो तो बनाना जरूरी ही था सभी के लिए, जैसे मकबरा बनाना जरूरी है, मरना फिक्स है, इसी तरह से जामा नमाज भी फिक्स है, जुमा की नमाज भी फिक्स है। वो तो बंद रहता ही था शहर में। जहाँ नहीं है उसको और भव्य तरीके से शाहजहां ने बनवाया। अकबर ने भी बनवाया, फतेहपुर सीकरी में जामी मस्जिद है, लेकिन अकबर ने उसको बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। वो कीप असाइड, उसको असाइड रखा हुआ, बीच में तो सूफी की तरह है, शेख सलीम चिश्ती की तरह है। अकबर दिखा रहा है वहां पे पिक्टोरियली कि हमारा जो प्राइम कंसर्न है वो सूफिज्म की तरफ है, बाकी ये सब पेरिफेरल है। सेंटर में सूफिज्म है, बाकी पेरिफेरल है। सेंटर में सेकुलरिज्म है, बाकी ऑर्थोडॉक्सी पेरिफेरल है। ठीक है। और अरित्री को हार्दिक शुभकामनाएं, और उसने सेट क्वालिफाई किया है, मैंने व्हाट्सएप पे भी दिया है। और आप सब लोग भी आने वाले जून में झंडे गाड़ोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बैक का ये है बी। तो शत्रु को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं शाम 1 बजे वाली क्लास में, मैं सॉरी 9 बजे वाली क्लास में। तब तक सभी को बाय बाय।